हेलो बच्चों, होपफुली आप सब अच्छे होंगे और घर में ही होंगे, बाहर तो जा नहीं रहे होंगे और घर में पढ़ाई भी कर रहे होंगे होपफुली। तो चलो अच्छी बात है, थोड़ी सी पढ़ाई भी होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन डेली होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए डेली, है ना। कल की इम्प्रूवमेंट आज से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके वी कैन डू सम वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन बहुत ज़रूरी है बच्चों, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, किसी भी स्टैंडर्ड में हो, किसी भी एग्जाम के लिए स्टडी कर रहा हो, वैल्यू एडिशन इज द मस्ट। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 के लिए और ये हर एक बोर्ड में, एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है और सारे बोर्ड में है। प्लस दूसरी बात है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये भी सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे को वर्क के फॉर्मूले में देखना पड़ेगा कि वर्क किसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स काम क्या होता है, वर्क क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क इज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमको मालूम है कि जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, दैट मीन्स वो चीज स्केलर है, वो वेक्टर नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू डॉट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर अब देखेंगे कि किस किस वैल्यूज के लिए वर्क डन पॉजिटिव है या किस वैल्यूज के लिए वर्क डन नेगेटिव है या फिर जीरो है। अगर मैं केस 1 ले लूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सपोज, मतलब इधर फोर्स है इधर ही डिस्प्लेसमेंट है, दोनों सेम डायरेक्शन हो, पैरेलल हो, तो थीटा तो 0 होगा। एंड कॉस ऑफ 0 हमारे को क्या मिलेगा, 1। So work done will be force into displacement in this case. Case number 2, if theta is equal to 90 degree, मतलब फोर्स इधर हो और डिस्प्लेसमेंट इधर हो 90 डिग्री। बोले सर ये कैसे पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जहां पर 90 डिग्री के पे काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई कुली है स्टेशन पे, वो सामान उठा के लेके जा रहा है, ये बॉक्स, कुली ने बॉक्स पकड़ा हुआ है ऐसे, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। तो ये जो बॉक्स है, बॉक्स तो आगे जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स राइट। अब लेकिन इसके जो कुली जो सामान रखा है, सामान की जो फोर्स होगा, कांटेक्ट फोर्स होगा ड्यू टू द हेड, वो ऊपर होगा। टाइम कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया ना, और cos 90, तो मैं वर्क डन क्या लिखूंगा, f ऑफ d cos ऑफ 90, f इंटू डी cos 90, और cos 90 तो 0 होता है। सो इन दिस केस नो वर्क इज डन। हम लोग बोलेंगे भैया कुली आपने तो कुछ काम नहीं किया है, पैसे नहीं देंगे। So according to physics, अगर ऐसा कोई केस बनता है 90 डिग्री, नो वर्क डन इज 0। थर्ड, if theta is equal to 180 डिग्री, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को इधर ले जा रहे हैं टुवर्ड्स राइट, तो फ्रिक्शन तो इधर लगेगा ना। तो फ्रिक्शन वाला जो वर्क डन होगा, फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन होगा, वहां पे तो थीटा 180 हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आगे हो रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, दैट इज एफ डी कॉस 180, दैट इज माइनस एफ डी। तो वर्क डन कैसा हो सकता है, पॉजिटिव, 0 या फिर नेगेटिव। ठीक है बच्चों, दिस इज द वर्क डन। तो बहुत सारे बच्चे बोलते नहीं सर वर्क डन 0 कैसे होगा, पॉजिटिव कैसे होगा, तो उनको ये मिल गया होगा जवाब, उनको आंसर मिल गया होगा। इसको नोट करो, फिर आगे करते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसे हटा देता हूं मैं, आपको लिख लो।
बच्चों हमको दो फोर्स और देखना है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये सब नए नए टर्म्स है बच्चों, सुन लो, लिख लो, नोट डाउन कर लो, क्योंकि 10th क्लास में ये सब चीजें थी नहीं। तो नया तो बहुत कुछ है, 11th में सब नया ही लग रहा होगा, लेकिन घबराने का नहीं है, थोड़ा थोड़ा स्टडी कैन मेक अ बिग इम्पैक्ट। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है, वो अगर वर्क डन करता है, वो अगर काम करता है, तो वो फिर पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। चाहे कोई भी पाथ हो, उसका वर्क डन हो सकता है सेम हो, राइट, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे अगर मैं बोलूं हमारे पास एक मास है m, इसे हम लोगों ने उठा के यहां रखना है ना, हाइट एज पे हमें रखना है, दिस इज ग्राउंड, इसको हमें उठा के इस हाइट एज पे रखना है। तो जब यहां पे हम लोगों ने इसको रख दिया, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज mgh। अब ये उठा के रखने वाली बात है, ये कैसे रखा उससे हमें मतलब नहीं है। मतलब हो सकता है हम सीढ़ियों से गए हो यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप और यहाँ रख दिया हो, या हो सकता है मैं हेलीकॉप्टर से गया होऊंगा और यहाँ रख दिया होगा मैंने। तो मैं सीढ़ियों से जाऊं या हेलीकॉप्टर से जाऊं यहाँ रखने के लिए सामान को, उससे फर्क नहीं पड़ता, पाथ से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग ऊपर गए और हम लोगों ने सामान को रख दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो दोनों ही केस में, इस केस में जाए या हेलीकॉप्टर से जाए, इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh ही होगी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये हाइट 10 मीटर पे रखा हुआ है, कुछ मास ले लेते हैं, चलो 10 kg मास है। तो इसका जो वेट है बॉडी को तो हमेशा ही नीचे लगता है, और इसको 10 मीटर डाउन लाना है। तो mg फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर नीचे है, दोनों नीचे ही एक ही डायरेक्शन में है। तो लिखेंगे mg फोर्स हो गया, तो वर्क डन क्या लिखेंगे नीचे आने के लिए, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा। फोर्स हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट 10 कॉस 0 डिग्री। तो हमारे पास हो गया मास g एंड h, 1000 जूल वर्क डन हो गया इसको 10 मीटर नीचे लाने के लिए, ठीक है। तो सपोज हम ऊपर भी ले जाते हैं, यहां से था राउंड ट्रिप, सेकेंड ट्रिप में ऊपर ऐसे, तो वर्क डन ऊपर जाने के लिए क्या लिखेंगे, m इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 180, क्योंकि mg का फोर्स तो नीचे लग रहा है, अब डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, कॉस 180 क्या होगा, -1, -1000 जूल। तो वापस मुझे यहां ले जाना है, ठीक है। तो वर्क डन विल बी व्हाट, टोटल वर्क डन राउंड ट्रिप, यहां से यहां आया फिर वापस ऊपर ले गया, तो वर्क डन तो 0 हो गया। जहां पहले था पार्टिकल वहीं पहुंच गया वापस, तो पूरे राउंड ट्रिप का अगर वर्क डन करें तो वो 0 है, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब ये होगा जहां बॉडी था वहीं रखा है थोड़े टाइम के बाद, यानी कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ वर्क डन नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, तो आने में वर्क डन है +1000, जाने में वर्क डन है -1000। तो ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पोजीशन देखो पहले भी अभी था, बाद में वही है, सेम पोजीशन में नो वर्क डन बोलेंगे। तो मतलब पोजीशन ही मैटर करेगा, यहाँ पर पाथ टेकन बाय द फोर्स नेवर मैटर्स। यहाँ लिख लो, दैट फोर्स वर्क डन बाय विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड नॉट द पाथ टेकन, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, चलो पहले इसको लिख लेते हैं।
those force work done by which only depend upon the initial and final position and not on the path. एग्जाम्पल क्या होगा? mg एक भी तो एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसको तो भैया पाथ से ही मतलब है। ठीक, इसका उल्टा लिख लेंगे, दोज फोर्स वर्क डन बाय विच डिपेंड अपॉन पाथ एंड नॉट द पोजीशन फाइनली। लेकिन आप इसको पहले लिख लो, फिर मैं आगे करता हूं। हाँ बच्चों, इसको नोट कर लिया हो, मैंने इसको हटाया नहीं है क्योंकि मैं कंपेयर करने वाला हूं कि भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या क्या होगी और कंजर्वेटिव में क्या क्या हो चुका है। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव बिल्कुल इसका उल्टा है, ये तो पास्ट पर डिपेंड करने वाला चीज है। ये इसको डिफाइन कर लिया है, तो इसको उल्टा करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। दोज फोर्स वर्क डन बाय व्हिच ओनली डिपेंड अपॉन द पाथ एंड नॉट ऑन द पोजीशन। एक एग्जांपल लेके करते हैं। सपोज एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को धक्का देके लेके जा रहे हैं, है ना। मैं कोई ड्रॉ कर देता हूं, ये धक्का दे रहा है ब्लॉक को और यहां तक ले आया, डिस्प्लेसमेंट डी। तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा बच्चों? फ्रिक्शन तो नीचे लगेगा बॉटम पे, वो भी अपोजिट टू द मोशन, ये हमें मालूम है, फ्रिक्शन हमने कर लिया है। तो फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दिस इज 180 डिग्री। तो वर्क डन कितना होगा? एफ डी कॉस ऑफ 180, ये होगा वर्क डन। कॉस 180 क्या होता है? -1 होता है, तो माइनस एफ डी हो गया वर्क डन। इक्वेशन 1। ठीक है, अब मान लो फिर से हम लोग इसको धक्का दे रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं कि भैया वापस चलो, तो फ्रिक्शन फिर से इधर लगेगा अपोजिट टू द मोशन। तो फिर से हम नया फ्रिक्शन, जो नया वर्क डन फाइंड करेंगे वो क्या होगा? एफ डी कॉस ऑफ 180, क्योंकि फ्रिक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, बिल्कुल अपोजिट। वापस हमको यही लेके आना है, तो कॉस 180 क्या लेंगे? -1 लेंगे। सो दिस इज माइनस एफ इंटू डी। तो पूरा राउंड ट्रिप में इसका वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन W प्लस W डैश, यानी कि माइनस एफ डी माइनस एफ डी, ये हो गया -2FD। ठीक है बच्चों, तो टोटल वर्क डन मुझे मिल गया -2FD। देखो, जाने में -FD, उसी पाथ को हमने इस्तेमाल किया है हमने पाथ चेंज नहीं किया, उसी पाथ को इस्तेमाल किया है, तो वर्क डन तो सेम रहेगा, राइट। यानी कि जो पाथ डिपेंडेंट वाले कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सही निकला। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? पाथ पे डिपेंड करता है। जब तक इस पाथ पे घूमता रहेगा वर्क डन सेम रहेगा। पाथ अगर ये चेंज करता है तो वर्क डन भी चेंज होगा। अभी हम लोग आगे करेंगे ना, आगे बहुत सारे एग्जांपल मिलने वाले हैं। अगर मैं इसको इंक्लाइन प्लेन को ऊपर ले जाऊं, यानी कि पाथ चेंज हो गया इसका, तो पाथ चेंज हो जाने की वजह से वर्क डन के एक्सप्रेशन में चेंज आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ तो भाई मैं सीढ़ियों से भी जाऊं तो वर्क डन mgh होगा, हेलीकॉप्टर से भी जाऊं तो वर्क डन mgh ही होगा, सेम वर्क डन भी है। यहाँ पर देख लो, पहले पोजीशन यहाँ था, थोड़े टाइम के बाद वापस अगर ऊपर आ गया तो वर्क डन 0 हो गया। यहाँ ऐसा 0 नहीं हुआ, यहाँ पर जा गया फिर वापस भी आ गया, लेकिन वर्क डन काउंट हो रहा है। यहाँ 0 नहीं हो सकता, -FD -2FD हो गया, क्योंकि सेम पाथ को फॉलो कर रहा है। सो हम बोल सकते हैं दोज फोर्सेस वर्क डन बाय विच डिपेंड अपॉन द पाथ ओनली एंड नॉट ऑन द पोजीशन।
दैट इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। देखो बच्चों, फिजिक्स में तो खैर कैलकुलस का इस्तेमाल होगा ही होगा, और ये आप यूँ समझ लो कि हर एक टॉपिक में होगा, हर एक चैप्टर में होगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, यहाँ भी होगा। वर्क डन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पर वेरिएबल फोर्सेस इन्वॉल्व है, राइट, वेरिएबल डिस्टेंस भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो इस तरह के केसेस में हम लोग कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं, हाउ टू फाइंड द वर्क डन। सो वर्क डन कैन ऑल्सो बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, या एफ डी वाई भी हो सकता है, एफ डी जेड हो सकता है, एफ डी आर हो सकता है। ठीक है, तो हमने अभी एक वेक्टर फॉर्म देखा था वर्क डन का, दैट इज फोर्स वेक्टर डॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये हमने देखा है कैलकुलस वर्जन। फोर्स यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि अगर हमारे पास है a प्लस बी एक्स, ऐसा कुछ वेरिएबल फोर्सेस है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है सपोज 0 to d मीटर, ऐसा कोई डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, मीन्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू d, वेरी। तो हम लोग क्या लिखेंगे वर्क डन का, फोर्स क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स और डी एक्स। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा x वैरी करेगा 0 to d, ये तो 0 to d होगा a dx प्लस 0 to d होगा bx dx, दिस वन। तो इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला अगर मुझे पता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं पता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पता कर लेंगे बेसिक ही तो है, बेसिक फॉर्मूला लगाने हैं, दैट्स इट। तो घबराने का नहीं है, बस यही एक फॉर्मूला हमारे को आना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx हमने पढ़ा हुआ है, x होगा 0 to d, x ds का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 0 to d, तो वर्क डन क्या होगा ad प्लस bd स्क्वायर बाई 2, ये वर्क डन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों बड़े आराम से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद चैंपियन हो जाएंगे। तो ये तो ये वर्क डन की बात, इसी का इस्तेमाल हम लोग आगे भी करते हैं, एक हमारे को थ्योरम भी करना होता है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसमें ये कहा जाता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फुटबॉल आया, ठीक है, ये फुटबॉल आई हमारे पास उड़ते हुए विद द वेलोसिटी u, हमने उसको किक मार दिया और उसकी वेलोसिटी हो गई v, वेलोसिटी हो गई v, मास में कोई चेंज नहीं है, बॉल फटा भी नहीं है, ना ही बॉल में कोई मास ऐड हुआ है, हमने किक मारी वेलोसिटी v हो गई। तो पहले की एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, यह है काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, और काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या होगा हाफ mv स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज आया कहां से, भाई किक तो मैंने मारी है ना, तो ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी का चेंज मैंने किया है, मैंने कुछ काम किया है, तो मैं लिख सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनली माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, ये मैं लिख सकता हूं वर्क डन के लिए। तो बोलोगे सर ये लिख कैसे सकते हैं, आया कहां से, तो डेरिवेशन भी कर लेते हैं। वर्क डन क्या होता है, स्मॉल वर्क डन dw स्मॉल वर्क डन ले लेते हैं पहले, दैट इज इक्वल टू f dx। तो f क्या होगा m इंटू a होगा, सीधी सी बात, काफी बार पढ़ा है हम लोगों ने। a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a को लिख सकते हैं dv बाई dt, ठीक है, एक्सेलरेशन dv बाई dt है। तो हम लोग यहां पर dx बाई dt का टर्म मिल गया ना,
देखो यहां पर, तो dx बाई dt को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? dx बाई dt को हम लोग बोलेंगे v, यानी वेलोसिटी। ये हो गया v dv, हो गया। काफी सिंपल सा टर्म है, कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं फटाफट। पहले इनिशियल वेलोसिटी v थी, बाद में v होगी, ठीक है। 0 से w वर्क डन हो गया। अब v dv का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान, x स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2, जैसे x ds का हम लोगों ने किया था x स्क्वायर बाई 2, v dv के लिए v स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है। सो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई 2 था तो हाफ एम वी स्क्वायर, माइनस, ये मैंने पहले अपर लिमिट के लिए काम कर लिया है, माइनस करके मैं लोअर वाली डालूंगा, आपको सब पता है। तो इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, तो हो गया ना। वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। आपको कोई भी डाउट होता है तो बिंदास पूछने का मेरे से, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो और बिंदास पूछो जो भी डाउट है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट।